अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो। इस चैनल पे आपको मिलेगी मेडिकल से रिलेटेड वीडियो। सो चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के बाद में मिल सके। सो चलते हैं आज के टॉपिक की जाने। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेटनस। ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है। इसकी डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है टेटनस इज एक्यूट न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर, पैरालाइट डिजीज, स्टिफनेस एंड मसल्स स्पाज्म। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इसको आम अल्फाज में हम अनदर नेम ऑफ टेटनस इज लॉक जॉ। हमारे जो ये जबड़े हैं बच्चों के या एडल्ट के, इस बीमारी के अंदर होता क्या है, जब ये इन्फेक्शन कॉज होता है हमारी बॉडी के अंदर या इंटर होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये सबसे पहला काम क्या कर देता है, हमारे लॉक जो है जॉज जो है, हमारे जबड़े जो हैं, इनके मसल्स को वो स्टिफ कर देता है, सिकुड़ा देता है। ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर इसलिए है कि ये हमारे सीएनएस पर भी अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो सकती है। हमारे जो बॉडी के मसल्स जितने भी हैं उसके अंदर शदीद दर्द, क्रैम्पिंग हो सकती है, स्टिफनेस हो सकती है, मसल्स स्पाज्म हो सकता है, जिसके नतीजे में बॉडी पैरालाइज हो सकती है। अनदर नेम ऑफ टेटनस इज लॉक जॉ, कि हमारे जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे जो जबड़े होते हैं, इनके जो मसल्स हैं, इनके जो पट्टे हैं, उनको अकड़ जाना टेटनस कहलाता है। आगे लिखा हुआ है इज ऑफन कॉज अ पर्सन नेक एंड जॉ मसल्स लॉक। ये वही इसको इसके लॉक जॉ की डेफिनेशन को डिफाइन किया हुआ है कि जिस पर्सन को भी ये टेटनस की बीमारी हो जाएगी, टेटनस जो इन्फेक्शन है वो कॉज हो जाएगा उसकी बॉडी के अंदर, तो होगा क्या, उसके नेक एंड जॉ, उसकी गर्दन और उसके जबड़े, उसके मसल्स क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। इसके नतीजे में उसको क्या मुश्किलात पेश आएंगी, मेक इट हार्ड टू ओपन द माउथ एंड सॉलो। जाहिर सी बात है, जब हमारे जबड़ों में और हमारी गर्दन के अंदर दर्द होगा तो हमें मुंह खोलने में भी परेशानी होगी, खाना खाने में भी परेशानी होगी, सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इसलिए लिखा मेक इट हार्ड टू ओपन द माउथ एंड सॉलो, कि हम कोई भी चीज अगर खा रहे होंगे तो उसको हम से निगला नहीं जाएगा, पेनफुल होगा और सांस लेने में डिफिकल्टी मौजूद हो सकती। एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। टेटनस क्या है, एक्यूट न्यूरोट्रांसमीटर डिसऑर्डर है। जो वर्ड जहां वर्ड भी न्यूरो आएगा इसका मतलब हमारे ब्रेन से कंसर्न करता है ये। इसका असर हमारे ब्रेन पर भी हो सकता है। इसका असर हमारे ब्रेन पर होगा, यानी हमारे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होगा, जिसके नतीजे में हमारी बॉडी जो है वो पैरालाइज भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं उनकी स्टिफनेस हो जाएगी, वो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर पेन होना शुरू हो जाएगा। अनदर नेम जो है वो टेटनस का लॉक जो है। इसके अंदर होगा क्या, जो भी पेशेंट हमारे पास टेटनस की कंप्लेंट के साथ आएगा, उसकी नेक एंड जॉ, उसकी गर्दन और जबड़े के जो मसल्स हैं वो लॉक हो जाएंगे, उसको ओपन करने में, उसको खाना खाने में परेशानी महसूस होगी। मेक इट हार्ड टू ओपन द माउथ, उसको मुंह खोलने में परेशानी हो सकती है, अपना फेस मूव करने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा खाना खाने में परेशानी हो सकती है और रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी डिफिकल्टी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं इसके कॉजेस की। दोस्तों, अब अगर हम बात करें कॉजेस या इटियोलॉजी ऑफ टेटनस की, तो लिखा है कॉजेटिव एजेंट इसका क्या होता है, क्लोस्ट्राइडियम टेटनाई। क्लोस्ट्राइडियम टेटनाई क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि हमारी बॉडी के अंदर इंटर होकर टेटनस कॉज करता है। कैरेक्टराइज्ड बाय जनरली अटैक ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई। जैसे कि हमने कल के लेक्चर के अंदर पढ़ा था पर्ट्यूसिस के अंदर कि वो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई था, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम था,
जबकि ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई। मैंने कल दोनों में डिफरेंस भी बताए थे कि ग्राम पॉजिटिव कब होगा, ग्राम नेगेटिव कब होगा। इसको एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई जब कहेंगे जब हम किसी भी बैक्टीरिया को पता करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट कराए जाते हैं, जब उस टेस्ट के अंदर हमें बैक्टीरिया का रिजल्ट, बैक्टीरिया का जो कलर है वो रेड कलर मिलता है। अगर बैक्टीरिया की डायग्नोस पर हमें उसका कलर रेड मिलता है तो उसे हम कैटेगरी में डाल देते हैं ग्राम पॉजिटिव की। सॉरी, अगर हमें उसका कलर वॉयलेट मिलता है तो हम उसको कैटेगरी में डाल देंगे ग्राम पॉजिटिव की। अगर हमें उसका कलर रेड मिलता है तो हम उसको डाल देंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम के अंदर। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, एमसीक्यू इसके अंदर भी सवाल आ जाता है। इसका पॉजिटिव एजेंट है क्लोस्ट्रीडियम टेगनाई, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है, यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, इसके अलावा किस तरीके से हमारे पास जो है वो किसी भी पर्सन को ये टेटनस कॉज हो सकता है। मेजर कॉज इसकी क्या है, अनवैक्सीनेटेड पर्सन। अब अनवैक्सीनेटेड पर्सन से क्या मुराद हुई, एक होता है वैक्सीनेटेड, एक होता है अनवैक्सीनेटेड। वैक्सीनेटेड वो पर्सन, वो मदर या वो बच्चे जिनको बचपन के अंदर वैक्सीन लग चुकी होती है, वो वैक्सीनेटेड हो जाते हैं। इसके अलावा जो पेरेंट्स अपने बच्चों को या खुद वैक्सीन नहीं लगवाते, वो अनवैक्सीनेटेड पर्सन में आ जाते हैं। तो ये टेटनस किन पेशेंट को, किन पर्सन को कॉज हो सकता है, जो कि अनवैक्सीनेटेड होंगे, जिनको बचपन में टेटनस की वैक्सीन नहीं लगी होंगी। इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूं कि जितने भी वैक्सीन मौजूद हैं, जो भी आपको गाइड कर रहा हो वैक्सीन से रिलेटेड, आपको वो कंप्लीट वैक्सीन की नॉलेज होनी चाहिए। और इसके अलावा आप अपने बच्चों को कंप्लीट वैक्सीन लगवाएं ताकि इन खतरनाक बीमारियों से बच्चे महफूज रह सकें। इसके अलावा होता क्या है, अब ये वैक्सीन दो तरीकों से लगाई जाती है। एक, जब न्यूबॉर्न बेबी जब इस डिलीवर होता है, उस टाइम जो है वो इनका गैप होता है, पूरा चार्ट आता है, इंशाल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे। टेटनस जो है वो न्यूबॉर्न बेबी पर भी लगाया जाता है। और इसके अलावा जब जो मदर जो है वो प्रेग्नेंट होती है, उसके प्रेगनेंसी के दौरान भी 2 बार टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। अब आगे इसकी हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। अगर हम बात करें इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 14 डेज। आगे हम बात करते हैं ट्रांसमिशन मोड की, कि किस किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो सकता है। अब आगे अगर हम बात करें ट्रांसमिशन मोड की, कि किस किस तरीके से जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास लिखा है नॉट कम्युनिकेबल डिजीज। अब नॉट कम्युनिकेबल डिजीज से मुराद, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है, ये एक ऐसी डिजीज है जो कि एक दूसरे के साथ बैठने से, एक दूसरे को टच करने से या एक दूसरे के साथ अटैचमेंट से ये फैलता नहीं है। नॉट कम्युनिकेबल डिजीज है। ये किस तरीके से फैल सकता है, हाउस डस्ट, हाउस जो हमारे घरों के अंदर धूल मिट्टी वगैरह होती है, या बाहर जो एनवायरनमेंट है, इसके अंदर ये जो है टेटनस का जो पॉजिटिव एजेंट है, जिसका नाम हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, वो मौजूद होता है। इसकी वजह से वो हमें लग सकता है। एनिमल बाइट, अगर कोई एनिमल हमें बाइट कर ले तो उसकी वजह से हमें टेटनस कॉज हो सकता है। इसीलिए जब भी रोड एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं किसी के, या कोई एनिमल बाइट वगैरह कर लेता है, तो लाजमी हमें एटीएस का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है सेफ्टी के लिए। इसके अलावा कंपाउंड फ्रैक्चर, वही बात कि अगर कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाए कि हाई इंजरी हो गई, जिसकी वजह से बोन्स जो है वो कंप्लीटली ब्रेक हो गई, या ओपन जो है वो हमारी बोन्स हो गई, जिसकी वजह से ये जो टेटनस है ये कॉज हो सकता है। जो इसका पॉजिटिव एजेंट है
ये बाय टच हमारी बॉडी से अटैच होकर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर ना हो जाए। ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर कैसा होगा? अगर कोई हमें वुंड है, ओपनली वुंड, अगर कोई हमें जख्म है तो उस जख्म के जरिए ही हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो सकता है। अगर हमारे कोई फ्रैक्चर हो चुका है, अगर हमारी कोई बोन्स ब्रेक हो गई है एक्सीडेंट के थ्रू, या किसी एनिमल ने, किसी जानवर ने हमें बाइट कर लिया है, इसकी वजह से हमें जो है वो टेटनस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो सकता है। जो हमारे घरों के अंदर डस्ट या एनवायरनमेंट के अंदर जो धूल मिट्टी होती है, इसके अंदर टेटनस इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर इस वजह से इसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो सकता है। बर्न, अगर हम जल जाए, जाहिर सी बात है अगर हमारी बॉडी जल जाएगी तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी, एक तो इम्यून सिस्टम हमारा लो हो जाएगा, इसके अलावा जो हमारी सबसे फर्स्ट प्रोटेक्ट जो है वो हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो जाहिर सी बात है अगर वही बर्न हो जाएगी, वही जल जाएगी, तो जो पॉजिटिव एजेंट या इसके अलावा जितने भी बीमारियां हैं वो हमें लगने के ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि हमारा जो प्रोटेक्ट लाइन है, जो एक लिमिट है, वही हमने जो है वो ब्रेक कर दी। इसके अलावा लिखा है इन न्यूबॉर्न, अब न्यूबॉर्न बेबी के अंदर क्या होता है? अम्लाइकस, जो अम्लाइकल कॉर्ड होती है, इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। बच्चों के अंदर जो बच्चों की हम हद से ज्यादा केयर कर रहे होते हैं, उनको कोई जो है वो जानवर ना काट ले, इससे भी हम सेफ रख रहे होते हैं, उनको कोई चोट ना लग जाए, इससे भी हम उनको सेफ रख रहे होते हैं। तो बच्चों के अंदर ये टेटनस क्यों कॉज हो जाता है? बच्चों के अंदर फिर हम ये वैक्सीनेट क्यों करवाते हैं बच्चों को? इसीलिए कराते हैं क्योंकि सबसे बड़ी सोर्स बच्चों के अंदर जरासीम लगने की वो होती है उनकी अम्लाइकल कॉर्ड, इसलिए अम्लाइकल कॉर्ड की बहुत ज्यादा केयर की जाती है। जितने भी जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफर ही ज्यादातर बच्चों में अम्लाइकल कॉर्ड के थ्रू ही होते हैं। तो बच्चों के अंदर अम्लाइकल, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हम अम्लाइकल कॉर्ड को देखकर भी आइडिया लगा सकते हैं कि आया इनकी जो ब्लड है इनके अंदर जरासीम मौजूद है, इनके अंदर इन्फेक्शन मौजूद है। अम्लाइकल कॉर्ड के कलर से हमें थोड़ा अंदाजा हो सकता है। अब आगे हम बात करते हैं इनके साइन और सिम्टम्स। अब अगर हम बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, टेटनस का अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम क्लिनिकली उसे किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पर है हमारे पास वो ट्राइमस होगा, यानी उसके लॉक, जो जॉज हैं वो लॉक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई हमारे पास न्यूबॉर्न बेबी आता है टेटनस की कंप्लेंट के साथ, तो वो सकिंग फेलियर के साथ होगा, यानी जो फीड करने की उसकी सलाहियत होगी वो डिसेबल हो चुकी होगी। इसके अलावा नेक मसल्स क्रैम्पिंग और स्टिफनेस, हमारे नेक के जो मसल्स हैं, जो हमारे गर्दन के पट्टे हैं और जो मसल्स वगैरह हैं वो स्टिफ हो जाएंगे, उनके अंदर दर्द हमें मौजूद होगा, सॉरी उनके अंदर हमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा फोटोफोबिया, फोटोफोबिया का मतलब, फोटो का मतलब लाइट और फोबिया का मतलब डर, मतलब ऐसे पेशेंट जो हैं, जितने भी पेशेंट होते हैं टेटनस के, उनको फोटोफोबिया के शिकार होते हैं। फोटोफोबिया का मतलब उनको लाइट से दूर रखा जाता है, ज्यादा ब्राइटनेस वाली जगह से उनको इरिटेशन होती है, उसी इरिटेशन की वजह से उनके लॉक और जो नेक और उनके जॉज जो हैं वो लॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी वजह से जब भी ऐसा कोई पेशेंट आपको देखने को मिले कि वो क्रैम्पिंग की वजह से या फोटोफोबिया की वजह से, या आगे हम आगे दो तीन चीजें और पढ़ने वाले हैं, उनकी वजह से अगर कोई वो आपको कंप्लेन दिखे, तो आपने करना क्या है? सबसे फर्स्टली आपने कोई भी स्पून लेकर उनके टीथ के बीच में लगा देना है, ताकि वो अपनी टंग को बाइट ना करें, अपनी जबान को वो अपने दांतों के बीच में ना लें। आगे क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रीमली पेन होगा, जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा है कि क्रैम्पिंग इसके अंदर होगी, मसल्स पेन बेतहाशा होगा। इसके अलावा टैकीकार्डिया, मतलब हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, फीवर की कंप्लेन मिलेगी। इसके अलावा फीसल एंड यूरिन इनकंटिन्यूअसली मे बी अकर, जो भी पेशेंट होगा टेटनस का, उसके यूरिन और फीसिस जो उसका कोई कंटिन्यू, उसका कोई स्पेसिफिक टाइम वगैरह नहीं होगा, इन कंटिन्यू। आगे लिखा हुआ है मसल्स स्पाज्म में इंक्रीज बाय टच, नॉइज एंड ब्राइट लाइट, ये लिंक करता है फोटोफोबिया से।
कि मसल्स स्पैज्म, जो मसल्स है वो कब सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, कब उनके अंदर क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी, जब उनको कोई टच करे, ज्यादा शोर वाली जगहों पर वो जाएं, या फिर ब्राइट लाइट का जो एनवायरनमेंट है वो हमारा जो एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया जा रहा है वो ब्राइट लाइट का हो। ये 3-4 चीजें हैं, हमने इनको इससे अवॉइड कराना। ये हम नर्सिंग केयर के अंदर पढ़ेंगे भी कि जितने भी पेशेंट अगर हमारे पास आते हैं टेटनस के, उनके अंदर हमने उनको टच ज्यादा नहीं करना होता, उनको ज्यादा शोर वाली जगहों पे नहीं रखना होता, उनको थोड़ा आइसोलेट कर देते हैं। इसके अलावा ब्राइट लाइट से उनको अवॉइड की जाती है क्योंकि उनको फोटोफोबिया होता है, जिसकी वजह से उनके मसल्स जो है वो क्रैम्पिंग स्टार्ट कर देते हैं, मसल्स के अंदर दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, साइन एंड सिम्टम्स इंक्रीज ड्यूरिंग फर्स्ट 3 to 7 डेज। जो स्टार्टिंग के 3 से 7 दिन होते हैं उनके अंदर ये तमाम के तमाम साइन एंड सिम्टम्स हमें इंक्रीज मिलेंगे। टोटल रिकवरी टेक 2 to 6 वीक्स। जाहिर सी बात है, अब जब हमें डायग्नोस हो जाएगा प्रॉपर तरीके से हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा पेशेंट है ये टेटनस का शिकार हो चुका है, तो जाहिर सी बात है हम उसको घर में तो नहीं बिठाएंगे, उसको हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के अंदर, प्रॉपर रिकवरी के अंदर उसको तकरीबन 2 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की, कि हम किस किस तरीके से टेटनस से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की कि टेटनस से हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट पे हमने प्रोवाइड करनी होती है वैक्सीन बीपीटी। इस पर हमने लास्ट लेक्चर पे भी बात की थी। बीपीटी स्टैंड फॉर डिप्थेरिया, परट्यूसिस, टेटनस। ये कंबाइंड वैक्सीन है जो कि प्रोवाइड की जाती है मदर को भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी बेबी को भी ये प्रोवाइड की जाती है, ताकि ये दोनों टेटनस से महफूज रह सकें। इसके अलावा मदर को कब ये प्रोवाइड की जाती है, इम्यूनाइज मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान बाय गिविंग 2 इंजेक्शन ऑफ टेटनस। जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके अंदर जब इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, इम्यूनाइजेशन का चार्ट बनाया जाता है, उसके अंदर 2 इंजेक्शन जो है वो टेटनस के उन्हें लगाए जाते हैं। कब लगाए जाते हैं, 4 वीक अ पार्ट ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। जब वो सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है उनके 4th वीक के अंदर, सेकेंड सेमेस्टर के चौथे हफ्ते में, और लास्ट इंजेक्शन लगाया जाता है शुड बी गिव एटलीस्ट 4 वीक्स बिफोर डिलीवरी। बेबी बॉर्न होने से 4 हफ्ते पहले और सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होने के 4 हफ्ते बाद ये दोनों इंजेक्शन मदर को लगाए जाते हैं, ताकि मदर और जो बेबी है वो दोनों टेटनस से महफूज रह सकें। इसके अलावा अगर मदर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो, तो उसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिर्फ एक ही इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी कॉम्प्लिकेशन की, तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर हमें एस्पिरेशन नमूनिया देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिल सकता है। रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को क्यों मिलेगा, जाहिर सी बात है जब हमारे जॉज और नेक के जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो हमारा ट्रैकिया है, जो हमारा पूरा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जाहिर सी बात है उसके मसल्स भी श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमें रेस्पिरेशन यानी सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर सांस नहीं ले पाएंगे। इसकी वजह से हमें एक साइन और सिम्टम्स और देखने को मिलेगा जो कि साइनोज है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी, जिसकी वजह से जब हम प्रॉपर सांस नहीं ले पाएंगे, जो हमारा जो एयर वे है वो प्रॉपर तरीके से हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकाल रहा होगा, तो हम रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक डिस्टर्बेंस, ऐसे पेशेंट जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्बेंस ही रहते हैं, जैसे कि हमने अभी लास्ट टाइम बात की है, उनको फोटोफोबिया हो सकता है। इसके अलावा वो नॉइज से, ज्यादा शोर से इरिटेट हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो किसी के टच करने से वो इरिटेट हो सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्बेंस होते हैं, मतलब उनको एक तरीके से बेचैनी होती है। क्यों, क्योंकि उनके मसल्स जो है वो इतने क्रैम्पिंग होती है, इतने ही शरीर उनके मसल्स के अंदर पेन होता है कि वो डिस्टर्बेंस का शिकारी होते हैं। जब तक उनके टेटनस गहरे रखता है वो जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्बेंस ही रहते हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की,
सर्जरी इसको समझते हैं शॉर्ट में कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी के किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये इंटर होता है और किस तरीके से हमारी बॉडी को ये नुकसान पहुंचाता है। सो दोस्तों आगे चलते हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से इंटर होता है और किस तरीके से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले क्लोस्ट्राइडियम टेटनाई, जो क्लोस्ट्राइडियम टेटनाई है कॉजेटिव एजेंट जो है वो टेटनस का, ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है। ये इंटर कैसे होता है, ट्रांसमिटेड मोड या ट्रांसमिशन मोड के अंदर हम ये तमाम चीजें समझ चुके हैं। अभी क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो गया, क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर इंटर होने के बाद ये लोकेशन ऑफ साइट ऑफ इंट्रोडक्शन, ये हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक जगह ढूंढ लेगा जहां पर ये स्टे कर लेगा, जहां पर ये रुक जाएगा। उसके बाद आगे मेक एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन कैसी कंडीशन होती है, एक होती है एरोबिक कंडीशन, एक होती है एनारोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन वो कंडीशन होती है कि वो तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो तमाम के तमाम आते हैं जो है वो एरोबिक कंडीशन के अंदर, एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वो आते हैं एनारोबिक कंडीशन के अंदर। तो ये जो क्लोस्ट्राइडियम टेटनाई है इसको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर आसानी ये नुकसान पहुंचा सकता है। मेक एनारोबिक कंडीशन बाय लोअर टिश्यू ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के अंदर टिश्यूज मौजूद हैं उसको ये जो टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है ये उनको डैमेज करने स्टार्ट कर देगा। उसके बाद ये क्या करेगा, जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, हमारी बॉडी के अंदर स्पोर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये रिप्रोडक्शन अपनी स्टार्ट कर देगा। रिप्रोडक्शन तो जाहिर सी बात है ये अपने फौजी तैयार करना स्टार्ट कर देगा। रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद ये हमारी बॉडी के ऊपर अटैक एक साथ करेगा, रिलीजिंग टॉक्सिन, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन मटेरियल रिलीज कर देगा। वो टॉक्सिन मटेरियल एक्सटोसिन रिलीज करेगा जिसका नाम है टेक्नोस्पेज्म। टेक्नोस्पेज्म एक ऑक्सीटोसिन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर कौन रिलीज करेगा, जो ये क्लोस्ट्राइडियम टेटनाई है ये टॉक्सिन रिलीज करेगा। ये टॉक्सिन एक्सटोसिन रिलीज कर देगा हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर टेक्नोस्पेज्म। ये टेक्नोस्पेज्म क्या करेगा, ये फिर इंटर हो जाएगा हमारे ब्लड के अंदर। याद रखिएगा जब भी कोई इन्फेक्शन हमारे ब्लड के अंदर इंटर हो जाए, अभी तक ये हमारी इस इंटर ब्लड से पहले पहले ये हमारी सिर्फ बॉडी के अंदर इंटर था, हमारे ब्लड के अंदर ये नहीं इंटर हुआ था। ये इंटर ब्लड के अंदर कब हुआ, इसने अपने फौजी तैयार करे लड़ने के लिए, रिप्रोडक्शन अपनी बढ़ा दी। रिप्रोडक्शन बनाने के साथ साथ ये एकदम हमलावर हो जाते हैं हमारे ब्लड पर। किस तरीके से, टॉक्सिन रिलीज करने के बाद ये वो एक जहरीला मटेरियल, एक जहरीली जो है वो जहरीला मटेरियल ही कहेंगे, जहरीला मटेरियल रिलीज करते हैं जिसका नाम क्या है, टेक्नोस्पेज्म। टेक्नोस्पेज्म क्या करता है, ये फिर हमारे ब्लड के अंदर इंटर हो जाता है। याद रखिएगा जब भी कोई इंफेक्शन हमारे ब्लड के अंदर इंटर हो जाता है उस ब्लड को फिर हम कह देते हैं सेप्टिसीमिया। सीमिया का मतलब ब्लड, सेप्सिस का मतलब या सेप्टिक का मतलब इंफेक्शन। तो ब्लड के अंदर हमारा इंफेक्शन जा चुका है। उसके बाद होगा क्या, मसल्स स्पैज्म होगा। ये मसल्स स्पैज्म अब क्यों हो रहा है, इससे पहले क्यों नहीं हो रहा। इससे पहले जो मसल्स स्पैज्म होगा वो सिर्फ हमारे नेक और हमारे जॉ के जो मसल्स हैं उन्हीं को ज्यादा श्रिंक करेगा, उन्हीं के अंदर ये ज्यादा पेन करेगा। जबकि जब ये हमारी बॉडी के अंदर पूरा कंप्लीटली तौर पर इंटर हो जाएगा उसके बाद हमारी बॉडी का मसल्स स्पैज्म हो जाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर दर्द शुरू हो जाएगा। वो क्यों, क्योंकि हमारी जाहिर सी बात है ये ब्लड वाहिद ऐसी चीज है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक एक कोने पर जा रहा है ऑक्सीजन को लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से पिकअप करने। तो अब ब्लड, ओनली ब्लड तो नहीं जा रहा, ब्लड के साथ ऑक्सीजन तो सिर्फ नहीं जा रही, इसके साथ साथ जो सेप्टिक मटेरियल है, जो इन्फेक्शन है वो भी हमारी पूरी बॉडी के अंदर
सर्कुलेट करना स्टार्ट हो गया, तो जाहिर सी बात है जहां जहां वो ब्लड जाएगा वहां वहां ये इन्फेक्शन जाएगा, तो जहां जहां ये इन्फेक्शन जाएगा वहां के मसल जो है वो स्पैज्म होने स्टार्ट हो जाएंगे और उनकी क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, स्पैज्म ऑफ वॉलेंटरी मसल्स, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर वॉलेंटरी मसल्स हैं उनकी स्पैज्म, उनके अंदर ज्यादा शदीद दर्द स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बॉडी हमारी पैरालाइज हो सकती है। ये करता क्या है, ये ब्लड के साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पैरालाइज होना स्टार्ट हो जाती है। और पैरालाइज के बाद हमारी बॉडी चली जाती है, अगर हम उसको ट्रीट ना करें, अगर प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर डायग्नोज करके प्रॉपर ट्रीटमेंट उसकी ना दी जाए, तब ये आगे की फर्दर कंडीशन स्टार्ट हो जाती है कि पैरालाइज की तरफ हमारी बॉडी, जो पेशेंट है उसकी बॉडी जा सकती है, वो भी पेशेंट जो है वो मर सकता है, डेथ हो सकती है उसकी। इसके अलावा ड्यू टू एक्सपाइजेशन फंक्शन ऑफ मसल्स रेस्पिरेशन, जैसे कि मैंने बताया था कि जब हमारे नेक और हमारे जॉ जो है, जबड़े जो है, उनके मसल्स को श्रिंक कर देगा ये टेटनस, ये क्लोस्ट्राइडम टेटनाई जो पॉजिटिव एजेंट है, ये मसल्स को हमारे श्रिंक कर देगा, जिसकी वजह से हमारा ट्रैकिया, हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो श्रिंक हो जाएगा, उसका जो एयरवे है वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दुश्वारी होगी, सांस हम प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाएंगे। इसी वजह से लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन फेलियर की तरफ ये जाना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये पैथोफिजियोलॉजी आप लोग को समझ में आ गई होगी। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज इस चीज़ की हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बच्चों को, और जो प्रेग्नेंट वूमेन है या जो प्रेग्नेंट होंगी, वो तमाम के तमाम इस चीज़ से आगाह हो जाएं कि उन्हें इन फ्यूचर किस तरीके से अपने और अपने बच्चों की केयर करनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल पे, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो उससे लास्ट में हम बात करते हैं नर्सिंग केयर प्लान यानी एनसीपी की। सबसे फर्स्ट पर हमने क्या करना होता है, जब भी टेटनस का कोई पेशेंट होता है उसे हमने हॉस्पिटलाइज कर देना होता है, आइसोलेट कर देना होता है बाकी लोगों से। ये आइसोलेट हम इसलिए करते हैं कि जो वो पेशेंट है वो ज़्यादा इरिटेशन से बच जाए। और जो इससे पहले जो हमने पर्ट्यूसिस पढ़ा है उसके अंदर हम उसे आइसोलेट यूं कर रहे थे क्योंकि वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था, अगर वो खांसता है, वोकिंग कफ होती है उसे, तो वो खांसने की वजह से तो जो उसके अराउंड सराउंडिंग जो पर्सन होंगे वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जबकि टेटनस के अंदर सराउंडेड पर्सन इन्फेक्टेड नहीं होते। लेकिन इसको हॉस्पिटलाइज और इसको आइसोलेट इसलिए किया जाता है ताकि इसको इरिटेशन से बचा सकें। इसके अलावा क्लियर अम्बिलाइकल इन न्यूबॉर्न, जितने भी न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनकी अम्बिलाइकल कॉर्ड को हमने क्लियर रखना होता है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट है हमारे पास वुंड के साथ, उसको कोई जख्म है, तो हमने क्या करना होता है, उसको एंटीसेप्टिक पायोडीन सोल्यूशन, जो पायोडीन सोल्यूशन होता है उससे हमने उससे वुंड को साफ रखना होता है, क्योंकि अगर वुंड उसका जो जख्म है वो खराब होगा या उसके अंदर कोई ज़्यादा इन्फेक्शन या ज़्यादा कोई खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, तो चांसेस हैं कि ये जो क्लोस्ट्राइडम टेटनाई है ये कॉज हो सकता है, ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो सकता है। प्रोवाइड क्लियर एनवायरनमेंट टू अवॉइड नॉइस एंड ब्राइट लाइट, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि ऐसे पेशेंट जो है वो फोटोफोबिया, लाइट से डरने वाले, लाइट को देखकर ज़्यादा रोशनी के अंदर उनको इरिटेशन होती है, उनके मसल्स क्रैम्पिंग इसी वजह से ज़्यादा होती है कि वो फोटोफोबिया के शिकार हो जाते हैं, ज़्यादा शोर की वजह से उनकी क्रैम्पिंग हो जाती है, मसल्स स्पैज्म हो जाता है, मसल्स जो उनके श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा वाइटल शुड बी ऑब्जर्व, हमने जाहिर सी बात है जो पेशेंट होगा वाइटल, तो हमने कोई सा भी पेशेंट हो हमने वाइटल तो मस्ट लाजमी उसका मेंटेन रखना होता है, मेंटेन रखने की कोशिश करनी होती है और हमने उसको मॉनिटर करना होता है। सक्शन इज इम्पॉर्टेंट, सक्शन इज इम्पॉर्टेंट क्यों, जाहिर सी बात है अगर हमारा ट्रैकिया, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो ही क्लियर नहीं होगा, तो चांसेस, जैसे कि हमने पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा है कि चांसेस हो सकते हैं उसके डेथ के, तो इसलिए हमने एयरवे को, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को बिल्कुल क्लियर रखना होता है, उसके लिए हमने सक्शन की नीड पड़ सकती है। इसके अलावा
प्रोवाइड ऑक्सीजन इफ नीड, अगर सक्शन की वजह से सक्शन कर दिया हमने, ट्रैकिया जो हमारा है वो क्लियर हो गया, प्रॉपर तरीके से जो है वो ऑक्सीजन प्रॉपर हमें हमारी बॉडी को मिल रही है तो वेल एंड गुड। अगर प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो हमने क्या करना है, उसको आर्टिफिशियल बाहर से ऑक्सीजन प्रोवाइड उसको बाय नेजल फ्रॉम जो है वो उसे प्रोवाइड करनी है ताकि उसकी बॉडी जो है वो साइनोज ना हो। मेकिंग सेक्शन टू प्रिवेंट फ्रॉम डेवलपमेंटल ब्रोंकोनमोनिया, हमने सक्शन को इसलिए भी करना होता है ताकि हम उसको बचा सकें, प्रिवेंट कर सकें, किस चीज से, ब्रोंकियोनमोनिया से। जाहिर सी बात है अगर हम उसकी सक्शन वगैरह ना करें और उसके अंदर उसके जो ब्रोंक्यूल्स हैं उसके अंदर म्यूकस भरना, उसके अंदर बलगम बलगम भरना जो है वो स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से ब्रोंकियोनमोनिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीज, ये फिर अदर फर्दर चीजें अलग। लेकिन एक दूसरे से जो जितनी भी डिजीज है ज्यादातर वो डिजीज एक दूसरे से रिलेट करती हैं, जैसे कि टेटनस की वजह से हमें ब्रोंकियोनमोनिया भी हो सकता है, जबकि ब्रोंकोनमोनिया हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इसके अलावा क्या है, ड्यूरिंग फिट्स, अगर ऐसे पेशेंट को फिट्स होते हैं, झटके पड़ते हैं, तो हमने क्या करना होता है, माउथ गेज आता है, उसे हमने क्या करना होता है, मेक बी प्लेस बिटवीन टीथ टू प्रिवेंट टंग बाइट। हमने जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको इस लेक्चर के अंदर बताया है कि जितने भी ये इस तरीके के पेशेंट होते हैं, अगर वो ज़्यादा इरिटेट हो या ज़्यादा उनको फिट्स की कंप्लेन आ रही हो तो हमने क्या करना होता है, उनके टीथ के बीच में जो है वो एक, या तो आप स्पून वगैरह लगा सकते हैं या फिर एक माउथ गेज अलग से आता है वो आप उनके लगा सकते हैं ताकि वो अपनी टंग को बाइट ना करें। इसके अलावा पास एनजी फॉर फीडिंग पर्पस, जाहिर सी बात है जब पेशेंट को इतना इरिटेशन हो रही है, उसके मसल्स के अंदर इतना पेन है, तो जाहिर सी बात है वो पुअर एपिटाइट की तरफ ही जाएगा, उसको खाने पीने का बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा। ये बड़े पेशेंट की बात है, वो खाने पीने का उनको दिल नहीं करेगा। अगर हम बात करें न्यूबॉर्न बेबी की तो उनको टोटली चाहिए ही फीड। अगर फीड वो कब लेंगे, जब उनकी सकिंग पावर जो माउथ से वो सक करेंगे, मिल्क मदर फीड करें या टॉप फीड बाहर की फीड करें, उनकी सकिंग पावर ही लूज हो जाएगी, सकिंग पावर ही अपनी टेटनस जो इन्फेक्शन है इसकी वजह से वो खो देंगे। तो जाहिर सी बात है हमने बच्चे को भूखा तो नहीं रखना, उसको फीड तो करवानी है। इस वजह से हम उसके क्या कर देंगे, एक नाक के जरिए ट्यूब पास की जाती है जिसे एनजी ट्यूब कहते हैं, उसके थ्रू वो एनजी ट्यूब डायरेक्टली उसके स्टमक में जारी होती है, उसकी वजह से हम उसे फीड करवाएंगे ताकि जो उसके भी मिनरल्स वगैरह जितने भी प्रोटीन जितनी भी उसको बॉडी रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर तरीके से मिल सके। ऐसा ना हो कि हम एक चीज को ठीक करने के चक्कर में हम उस पेशेंट को माल न्यूट्रिशन का शिकार बना दें। आई होप ये आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।